मार्केट एंड इट्स टाइप्स। आज की कक्षा का विषय है बाज़ार व उसके प्रकार। बाज़ार का सामान्य अर्थ। साधारण बोलचाल की भाषा में बाज़ार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ किसी वस्तु के या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्र होते हैं और वस्तुओं का सौदा करते हैं। इस दृष्टिकोण से बाज़ार एक निश्चित स्थान होता है और स्थान या बाज़ार में क्रेताओं और विक्रेताओं का उपस्थित होना एक अनिवार्य शर्त है। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से बाज़ार में इन बातों का होना आवश्यक नहीं है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं कि बाज़ार कोई एक निश्चित भौगोलिक स्थान और क्रेता विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए आवश्यक रूप से उस स्थान विशेष पर उपस्थित हों। इसका कारण यह है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय एजेंटों या नमूनों द्वारा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, वस्तुओं का क्रय विक्रय आपस में बिना मिले टेलीफोन, तार या पत्रों द्वारा भी किया जा सकता है। बाज़ार की परिभाषा। कोई भी क्षेत्र जहां क्रेताओं तथा विक्रेताओं में ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि बाज़ार में एक भाग में प्रचलित मूल्यों का दूसरे भागों के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, वह बाज़ार कहलाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार बाज़ार मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें उस प्रकार के वाणिज्य संबंध स्थापित हुए हों कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वक यह पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते हैं। बाज़ार का अभिप्राय किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती हैं। बाज़ार शब्द आवश्यक रूप से स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि वस्तु या वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं का ज्ञान कराता है, जिसमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। बाज़ार के आवश्यक तत्व। बाज़ार एक क्षेत्र या स्थान नहीं है। बाज़ार से आशय किसी स्थान विशेष से न होकर एक समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। नंबर 2, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति। बाज़ार में वस्तु के बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी पक्ष उपस्थित नहीं है तो वस्तु की बिक्री नहीं हो पाएगी और फलस्वरूप बाज़ार का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन क्रेता और विक्रेता का एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। माल का सौदा पत्र व्यवहार या टेलीफोन पर भी किया जा सकता है। नंबर 3, स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। बाज़ार की एक शर्त यह भी है कि वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं में खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए ताकि वस्तु की कीमत सारे बाज़ार में एक समान बनी रहे। नंबर 4, समान कीमत। किसी वस्तु विशेष से संबंधित बाज़ार में उस वस्तु की कीमत स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के कारण हमेशा एक समान बने रहने की प्रवृत्ति रखती है। नंबर 5, एक वस्तु। एक बाज़ार का संबंध केवल एक ही वस्तु से होता है। इस दृष्टि से अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाज़ार हो सकते हैं, परंतु सभी वस्तुओं का बाज़ार एक नहीं हो सकता। बाज़ार के प्रकार। बाज़ारों का वर्गीकरण करने के लिए हमें विभिन्न आधार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर। इसके अनुसार बाज़ार 4 प्रकार का होता है। पहला है स्थानीय बाज़ार या लोकल मार्केट। जब किसी वस्तु का क्रय तथा विक्रय किसी एक स्थान विशेष तक ही सीमित होता है तो वह स्थान उस वस्तु का स्थानीय बाज़ार होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, ब्रेड और भारी वस्तुएं जैसे ईंट, रेत आदि का बाज़ार प्राय स्थानीय होता है।
वैज्ञानिक प्रगति, यातायात के विकास और मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ कोई भी बाजार स्थानीय नहीं रहा। जिन वस्तुओं का बाजार पूर्व में निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहता था, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रूप ले चुका है। प्रादेशिक बाजार या प्रोविंशियल मार्केट्स। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित न रहकर प्रदेश भर में अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो वह वस्तु का प्रादेशिक बाजार होता है। जैसे राजस्थानी लाख के कड़े या सीप के बने गहने उसी राज्य तक सीमित हों, वहाँ जहाँ उनका निर्माण हो, प्रादेशिक बाजार होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर संपूर्ण देश में होता है, तब वह वस्तु का राष्ट्रीय बाजार होगा। जैसे कपड़े का व्यापार, साबुन, घी, स्कूटर, कार आदि का बाजार राष्ट्रीय बाजार है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। विश्व के समस्त भागों में क्रय विक्रय के सौदों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दर्जा दिया गया है। सोने चांदी से बने जेवरात, ऊनी कपड़ा, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन आदि का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का स्वरूप है। अब दूसरा आधार जिसके अनुसार हम वर्गीकरण करते हैं, वह है समय की दृष्टि से। इसमें बाजार 4 प्रकार का होता है। पहला, अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार। दैनिक बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति मांग के अनुसार घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, अर्थात जिनकी पूर्ति समय विशेष में उनके स्टॉक तक ही सीमित रहती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि या कमी न की जा सके, तो उसे दैनिक बाजार कहते हैं। दैनिक बाजार में समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर हरी सब्जी, मछली, दूध, बर्फ आदि दैनिक बाजार की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। काल की दृष्टि से यह बाजार प्राय एक दिन या बहुत थोड़े समय के लिए होता है। द्वितीय प्रकार का बाजार है अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग के बढ़ने पर उत्पादक को इतना समय मिल जाए कि उस वस्तु की पूर्ति को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता हो, तो उसे अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में पूर्ति को बढ़ाया तो जा सकता है, परंतु मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पूर्ति को बढ़ाने के लिए समय पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार के बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण पर पूर्ति की अपेक्षा मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु उतना नहीं जितना अति अल्पकालीन बाजार में मांग का प्रभाव पड़ता है। काल की दृष्टि से यह बाजार प्राय कुछ महीनों या 1 साल के लिए माना जाता है। नंबर 3, दीर्घकालीन बाजार। यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के बाजार में उत्पादक को पूर्ति के बढ़ाने या घटाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिस कारण मांग और पूर्ति में आसानी से पूर्ण साम्य स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि दीर्घकालीन बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बाजार में वस्तु का मूल्य सदैव उत्पादन लागत के बराबर होता है। काल की दृष्टि से यह बाजार कई वर्षों के लिए होता है। नंबर 4, अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस बाजार के अंतर्गत उत्पादन की नई तकनीकों के प्रयोग तथा नए उद्योगों की स्थापना करके वस्तु की पूर्ति को स्थायी रूप से मांग के बराबर करने की पूर्ण संभावना होती है। इस बाजार में समय इतना लंबा होता है कि उत्पत्ति के साधनों में
परिवर्तन करना संभव हो पाता है और मांग और पूर्ति में विस्तृत परिवर्तन होते रहते हैं और उनके समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कुछ लोग इस प्रकार के बाजार को एक काल्पनिक बाजार की स्थिति भी मानते हैं। तृतीय आधार है बाजार के वर्गीकरण का विशिष्टता की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटीज़। इसमें भी 4 प्रकार का वर्गीकरण है। प्रथम, मिश्रित बाजार। वह बाजार जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं बेची या खरीदी जाएं उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। जैसे मेरठ का वैली या सदर बाजार, दिल्ली का कनॉट प्लेस या चांदनी चौक मिश्रित बाजार के उदाहरण हैं। नंबर 2, विशिष्ट बाजार। जिस बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तु मिले, उसी का क्रय विक्रय हो, उसे विशिष्ट बाजार का नाम दिया जाता है। जैसे सर्राफा बाजार, दाल मंडी, अनाज मंडी आदि। विशिष्ट बाजार प्राय बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों में मिश्रित बाजार देखने में आते हैं। नंबर 3, नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। जब माल की बिक्री करने के लिए वस्तु का केवल नमूना दिखाया जाता है और खरीदार नमूना देखकर सौदा तय कर लेता है तो उसे नमूने द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं। अधिकांश वस्तुओं का थोक बाजारों में नमूने के आधार पर ही क्रय विक्रय किया जाता है। नंबर 4, ग्रेड या ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार। कुछ वस्तुएं अपने रंग, रूप, आकार, किस्म या गुण के आधार पर प्रसिद्ध हो जाती हैं। जैसे गेहूं, साबुन, मशीन, साइकिल आदि। इस प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय मुँह ज़बानी होता है और नमूने देखने दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रेड बाज़ार या नमूना बाज़ार में केवल यही अंतर है कि पहले बाज़ार में नंबर या ग्रेड के आधार पर क्रय विक्रय होता है, जबकि नमूने वाले बाज़ार में नमूना दिखाने की आवश्यकता होती है। ये कुछ प्रकार के बाज़ार थे। अन्य प्रकार के बाज़ार हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।